जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा और अपेक्षा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है और आपकी पढ़ाई है जो प्यारे विद्यार्थियों शानदार वाली चल रही है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे स्कूल योग्यता भर्ती परीक्षा ग्रुप ए की बात करें तो जो 23 जून को पेपर हुआ और उस पेपर में हम बात करेंगे प्रथम प्रश्न पत्र। और प्रथम प्रश्न पत्र में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 75 प्रश्न आते हैं, कितने 75 क्वेश्चन आते हैं। और भारतीय राजनीति यानी कि इंडियन पॉलिटी से संबंधित प्रश्नों की बात करें 5 प्रश्न आए हैं। कितने प्रश्न आए? 5 प्रश्न। उन 500 प्रश्नों की हम लोग करेंगे 360 डिग्री व्याख्या, यानी कि 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करना हमारे लिए उस वजह से आवश्यक है, एक वजह से तो आप लोगों को जो क्लियर उत्तर पता चल जाएगा कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा। और दूसरी बात, हम लोग अगर बात करें आगामी एग्जाम और आगामी एग्जाम की बात करें तो ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप ई में, ग्रुप ए में अगर इस प्रकार के प्रश्न आए तो हम लोग एग्जामिनर की साइकोलॉजी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये नहीं है कि जो हम इस सेशन में पढ़ेंगे वहीं से प्रश्न है जो अगले ग्रुप की बात करें तो उसमें आएंगे, लेकिन इतना मैंने एनालिसिस किया और मेरी मेहनत पर मुझे भरोसा है कि आपके प्रश्न है जो इसके इर्द गिर्द घूमेंगे। तो अगर आप लोग सेशन में जुड़ गए तो सेशन के अंतिम समय तक जरूर बने रहे। प्यारे विद्यार्थियों, ग्रेड फर्स्ट और इस प्रश्न पत्र की बात करें ग्रुप ए की, मॉडरेट टू हार्ड था, यानी कि इतना अपन नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा हार्ड था। हम बात करें इंडियन पॉलिटी की, 3%, अगर थोड़ा सा ढंग से दिमाग लगाता तो हर कोई 3% कर लेता था। सीधे हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। अब देखिए, कल जो एग्जाम हुआ था उसमें एक प्रश्न आया था कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करो तथा सूचियों के दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सूची फर्स्ट में निर्वाचन आयोग से संबंधित आर्टिकल्स दे रखे और उसके सामने विषय वस्तु यानी कि उसमें क्या उल्लेख है ये दे रहेगा। अब देखो, हम सबसे पहले बात करें निर्वाचन विभाग, किसकी बात करें? निर्वाचन विभाग। और देखिए प्यारे विद्यार्थियों, निर्वाचन विभाग की बात करें, भारतीय संविधान में निर्वाचन विभाग का उल्लेख किस भाग के अंदर है? तो भाग है प्यारे विद्यार्थियों 15 में। अनुच्छेद की बात करें तो 324 से लेकर के 329 के में के तक यहाँ उल्लेख है। हालांकि हम लोग बात करें कि 319 के अभी वर्तमान में नहीं है, निश्चित है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो जिनको ये 326, 27, 28 और 29 आर्टिकल पता था वो विद्यार्थी है जो इस प्रश्न का उत्तर आराम से कर लिया, यानी सही किया। सबसे पहले हम लोग बात करें कि 326 में क्या लिखा हुआ। आर्टिकल 326 की बात करें तो देखिए, मुझे तो याद है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 326 में लिखा हुआ है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, यानी कि हम लोग बात करें अगर लोकसभा या फिर हम लोग बात करें राज्य विधानसभा, इनमें विधानसभाओं के निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार की बात करें तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि जिनकी उम्र है जो 18 साल से ज्यादा हो गई और पंजीकृत मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज है तो वो हर कोई नागरिक भारत का उस विधानसभा क्षेत्र और उस लोकसभा क्षेत्र में वोट दे सकता। ये कहां पर लिखा हुआ? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 में लिखा, यानी कि आप लोगों को 326 के सामने करना है क्या? ये आपके तीसरा। अब देखिए ऑप्शन की बात करें, तीसरा एक तो ऑप्शन 1 में है और तीसरा आपके एक तो ऑप्शन 4 में, यानी कि ऑप्शन 2 और 3 तो सीधे सीधे थोड़ा सा दिमाग लगाते तो सीधे क्लियर कट हो जाते, अगर आप लोगों को आर्टिकल केवल और केवल 326 के बारे में पता होता तो भी। आर्टिकल 327 की बात करें, क्या लिखा हुआ है? तो साफ साफ शब्दों में लिखा है कि विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति, यानी कि आपके 327 के सामने 1 हो जाएगा। बी के सामने 1 कहां पर है? तो बी के सामने यहां तो 4 है और यहां पर 1 है, तो सही उत्तर तो वैसे देखा जाए तो 4 है और 4 होगा। अगर आप लोगों को 2 आर्टिकल के बारे में पता होता तो भी आप लोग क्या कर लेते? इस प्रश्न को सही कर लेते। हम लोग इस प्रश्न को हार्ड नहीं कह सकते, बिल्कुल भी हार्ड, सीधा सीधा बैक एड से उठाया हुआ है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, निर्वाचन विभाग या फिर निर्वाचन आयोग की बात करें तो ग्रेड फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र के सिलेबस में साफ साफ शब्दों में उल्लेख है। अब अपकमिंग एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे, इसका उत्तर तो सही आपके क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे वाली बात,
अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें निर्वाचन विभाग या फिर निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख कहां पर है, भाग तो 15 में है, और अनुच्छेद की बात करें तो 324 से लेकर के 329 क्या या फिर 1 तक है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निर्वाचन आयोग और या फिर निर्वाचन विभाग। निर्वाचन विभाग की स्थापना और स्थापना कब की गई, प्रश्न यहां से अगली बार एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान रखना 25 जनवरी और 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। अब देखिए, 25 जनवरी को एक दिवस भी मनाया जाता है, कौन सा दिवस, तो आप लोगों का उत्तर होगा सर मतदाता दिवस। कौन सा दिवस, मतदाता दिवस। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इंडियन पॉलिटी से संबंधित 25 जनवरी मतदाता दिवस है। 2 दिवस हम लोग और पढ़ेंगे साथ साथ में। एक प्यारे विद्यार्थियों 26 नवंबर और 26 नवंबर को मनाया जाता है आपके संविधान दिवस। कौन सा दिवस, संविधान दिवस। कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। एक और दिवस की बात करें तो 24 अप्रैल और 24 अप्रैल को मनाया जाता है आपके पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस, सीधा सा फैक्चुअल प्रश्न आपके आ सकता है। निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात हो गई। अब देखिए, निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है या फिर प्रमुख कार्य क्या है, तो स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाना प्रमुख कार्य की बात करें ना, तो प्रमुख कार्य क्या हो जाएगा, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाना निर्वाचन विभाग या फिर निर्वाचन आयोग का कार्य है। अब देखिए, अब हम है ना सीधे बात करेंगे कि अनुच्छेद 324 में क्या लिखा हुआ है। 324 से लेकर के 329 के तक हम लोग पढ़ेंगे। 324 में क्या लिखा हुआ है, तो निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 3 शब्दों को आप लोगों को पकड़ना है कीवर्ड्स के रूप में। एक तो अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण। अधीक्षण निदेशन व नियंत्रण। एक चीज और बता दूं, ये 324 में उल्लेख है और क्रमानुसार आपके एग्जाम में आ सकता है कि शब्दों का क्रम, तो सबसे पहले अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण। निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, यह कहां पर लिखा हुआ है, अनुच्छेद 324 में लिखा हुआ। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों को जिस प्रकार से पेपर का कठिनाई स्तर, जिस प्रकार का पेपर आ रहा है, हम लोगों को केवल अनुच्छेद पढ़ने से काम होगा नहीं, क्योंकि अनुच्छेद के आगे उप अनुच्छेद भी दे रखे हैं, वो भी हम लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। बात करें 324, तो 324 में 6 उप अनुच्छेद है। कितने, 6 उप अनुच्छेद है, तो हम लोग उनकी भी बात करेंगे। 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इनमें क्या क्या लिखा हुआ। 324 1 में बात करें तो 324 1 में 4 मुख्य बातें, या फिर मैं कह सकता हूं कि 4 कीवर्ड आप लोगों को याद रखने। और वो कीवर्ड कौन से, कि निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाने। संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनके चुनाव करवाने का काम किसका है, निर्वाचन आयोग या फिर निर्वाचन विभाग का है। यह कहां पर लिखा हुआ है, तो 324 1 में लिखा हुआ। अब देखो, अगले एग्जाम में आपकी ये 324 1, 2, 3, 4 उप अनुच्छेद है ना, यहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। 324 क्लोज 2 या 324 अनुच्छेद का उप अनुच्छेद 2 की बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों से संबंधित बात हो रखी है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त, ये कितने होंगे, क्या होंगे, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और ये कितने होंगे, इनकी संख्या का निर्धारण भी कौन करेंगे? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। ये बात लिखी हुई है। अब देखिए, केवल अपने को यहां तक पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, अपने को यहां से और आगे बढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की बात हो रखी है अनुच्छेद 324 के क्लोज 2 में। अब देखिए, निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? एक सदस्य है या फिर बहुसदस्यीय है? तो आप लोगों को उत्तर होगा कि सर ये बहुसदस्यीय है। जब 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई, उस समय ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, निर्वाचन आयोग है जो एक सदस्य था, यानी केवल और केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुआ करता था। ध्यान रखना इस बात को। लेकिन 16 अक्टूबर 1989, ध्यान रखना यहां पर प्यारे विद्यार्थियों, 16 अक्टूबर 1989 निर्वाचन विभाग को बहुसदस्यीय कर दिया गया। बहुसदस्यीय कर दिया। और बहुसदस्यीय की बात करें तो आपकी एक अध्यक्ष और प्लस 2 सदस्यीय कर दिए गए। कब कर दिए गए? 16 अक्टूबर 1989 को किए। क्यों किए वो बात भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्यों किए आप लोगों को बात में पहले बता देता हूं। आप लोग भली बातें जानते हैं कि 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और ये हुआ था प्यारे विद्यार्थियों 1989 में। इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जो वयस्क मताधिकार की जो आयु थी 21 वर्ष, इस 21 वर्ष की आयु को घटा करके कितना किया? 18 वर्ष किया। तो उस समय हम लोग कह सकते हैं कि निर्वाचन विभाग के ऊपर कार्य या फिर जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। उस वजह से बहुसदस्यीय किया गया। और कब किया गया? 16 अक्टूबर 1989 को किया गया। एग्जामिनर इससे और आगे बढ़ेगा। एग्जामिनर हमारे को प्रश्न यह पूछ सकता है कि जब निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय किया गया, उस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो आप लोगों को ध्यान रखना कि 16 अक्टूबर 1989 को मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो RVS पेरी शास्त्री। RVS पेरी शास्त्री जी उस समय क्या थे? मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, चीफ इलेक्शन कमीशन। सी कौन थे? आपके RVS पेरा शास्त्री। एग्जामिनर इससे भी आगे बढ़ सकता है और एग्जामिनर यह भी पूछ सकता है कि बहुसदस्यीय किया गया उस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त RVS पेरी शास्त्री थे, 2 सदस्य और जोड़ोगे, उन 2 सदस्यों के नाम क्या है? तो एक सदस्य जिनका नाम है SS धनोआ साहब और एक सदस्य जिनका नाम है VS सेगल साहब। SS धनोआ, साहब और एक और सदस्य जिनका नाम है आपके VS सेगल साहब। ये 2 सदस्य जोड़े थे। ठीक है, समय और आगे बढ़ा। वापस से जब निर्वाचन विभाग के ऊपर ये 18 वर्ष वाली नामावली सूची वगैरह सब काम पूरे हो गए थे, तो आप लोगों को पता है कि राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है कि निर्वाचन आयोग है जो बहुसदस्यीय होना चाहिए या फिर एक सदस्यीय। 1 जनवरी 1990, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, नोट लगा लो, यहां पर नोट लगा के लिखना 1 जनवरी 1990 और 1 जनवरी 1990 को वापस से निर्वाचन आयोग को कितना सदस्यीय कर दिया? पुनः 1 सदस्यीय कर दिया गया। लेकिन समय आगे बढ़ा और समय आया आपके 1 अक्टूबर 1993 को। वापस से नोट लगाओ आप, 1 अक्टूबर 1993, ये एक है ध्यान रखना, 1 अक्टूबर 1993 को वापस से कर दिया पुनः बहुसदस्यीय कर दिया। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखना। यानी प्रारंभ में जब 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ, उस समय निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था। 16 अक्टूबर 1989 को
बहुसदस्यीय किया गया, वापस से 1 जनवरी 1990 को पुनः एक सदस्यीय किया गया और 1 अक्टूबर 1993 को पुनः बहुसदस्यीय किया गया। आप अपने प्यारे विद्यार्थियों जन्म तिथि भूल जाना, लेकिन इन 3 तारीखों को अच्छे से याद रख लेना। यह आपके सुनहरे संघर्ष को सुनहरी सफलता तक पहुंचा सकती है। अब देखो, हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 324 के क्लोज 3 में क्या लिखा हुआ। तो अनुच्छेद 324 के क्लोज 3 में लिखा हुआ है कि अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति होगी उस समय जो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा वो मुख्य चुनाव अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। अदर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होगी ना, उस समय चीफ इलेक्शन कमीशन है जो मुख्य चुनाव अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। यह बात कहां पे लिखी हुई है? अनुच्छेद 324 के क्लोज 3 में लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं, 324(4) की बात करें ना, 324(4) में लिखा हुआ है प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति। प्रादेशिक आयुक्त और प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति की बात कहां पे हो रखी है? बात हो रखी है अनुच्छेद 324 के क्लोज 4 में। अब देखो, इनको याद भी करवाऊंगा मैं। आप सेशन में कंटिन्यू रूप से बने रहे, एक बार जुड़ गए तो मैं आप लोगों को याद भी करवाऊंगा। 324 के क्लोज 5 में लिखा हुआ है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया, यानी कि इनको हटाना, और हटाएंगे किस प्रकार से? तो ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जिस प्रकार से हटाते ना, उसी प्रकार से इनको हटाया जाएगा। अनुच्छेद 324 के क्लोज 6 की बात करें तो एक शब्दावली याद रखना, कर्मचारी वर्ग उपलब्ध। कर्मचारी वर्ग उपलब्ध, और कर्मचारी वर्ग उपलब्ध की बात करें ना, तो ध्यान रखना, जब आप लोग स्कूल विक्रेता बन जाएंगे, उसके बाद जब चुनाव होंगे, मुख्य निर्वाचन आयोग, अन्य निर्वाचन आयोग, या फिर हम लोग बात करें निर्वाचन आयोग को, चुनावों को सही सफल संचालन के लिए कर्मचारियों अधिकारियों की आवश्यकता पड़ेगी। यह कहां पर लिखा हुआ? अनुच्छेद 324 के क्लोज 6 में लिखा हुआ। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज तो आपको यह याद रखना है कि वर्तमान समय में चीफ इलेक्शन कमीशन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है भारत के? तो ध्यान रखना, ज्ञानेश कुमार जी। कौन है? ज्ञानेश कुमार जी। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। वर्तमान में पर्सन आ सकता है, करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा पर्सन है। अब देखो 324 के क्लोज जोन में पहली बात तो 324 में 3 बातें, अधिक्षण, निदेशन और नियंत्रण, इनका क्रम याद रखना। उसके बाद में 324 के क्लोज जोन में संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनके मुख्य चुनाव की बात हो रही है। 324(2) में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त, ये मैंने आपको पूरा खोल के रख दिया। देखो क्लोज 3 में अदर, यानी चीफ इलेक्शन कमीशन के अलावा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति होगी, उस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त है जो अध्यक्ष की भूमिका के तौर पे काम करेगा, और प्रादेशिक नियुक्तों की नियुक्ति आपके अनुच्छेद सब क्लोज 324 के 4 में। देखो 4 ये ऐसे लिखा हुआ, और प्रादेशिक भी कैसे लिखते हैं? ये ऐसे लिखते हैं, तो आपको रिलेटेड करना, भूलना मत। यानी कि आपके ऑप्शन सामने दे रखे होंगे, आपको केवल और केवल ऑप्शन भरना है। 6 में कर्मचारी वर्ग। अब ध्यान रखना, स्थानीय निकायों के, हालांकि स्थानीय निकायों की बात करें ना, तो आपके सीधा सिलेबस के अंदर नहीं है, ग्रेड प्रथम के प्रश्न पत्र पहले में, लेकिन ध्यान रखना, स्थानीय निकायों की बात करें ना, स्थानीय निकायों, और स्थानीय निकायों के लिए बात करें हम लोग पंचायतों के लिए, और बात करें हम लोग नगरीय निकायों के लिए, तो ध्यान रखना पंचायतों के लिए तो 243 के में निर्वाचन किस प्रकार से होगा उल्लेख है, और नगरीय की बात करें तो 243 ZA में उल्लेख है। कहां पर है? 243 ZA में। आप लोग इसको भी लगे हाथ याद कर लेना। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये तो अभी तक 324 क्या हुआ, ये कहां गया भाई? हाँ, ये तो 324 का केवल और केवल एक अनुच्छेद हुआ। आर्टिकल और आर्टिकल 325
अब प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना 325 में चार बातें लिखी हुई है, चार शब्दावली लिखी हुई है। धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग। धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग, या लिंग। अब देखो ये या लिखा हुआ है, अगर और आगे आपके तो आपके गलत हो जाएगा, तो ध्यान रखना धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर निर्वाचक नामावली से अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता। यह बात कहां पे लिखी हुई है? 325 में लिखी हुई है। बात करें आर्टिकल और आर्टिकल 326। 326 में क्या लिखा हुआ? तो ध्यान रखना लोकसभा व राज्य विधानसभा, लोकसभा व राज्य विधानसभा, लोकसभा व राज्य विधानसभा के निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार पर होना। लोकसभा व राज्य विधानसभा निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार पर होना। और ये आपके इस पेपर में प्रश्न आया ही था। अब देखो मैं तभी तो आप लोगों को कहता हूं कि आप लोगों को पीवाई क्यू पढ़ने चाहिए। पिछली बार भी 326 में प्रश्न आया था। 326 आर्टिकल से प्रश्न यह आया था, तीन शब्द दे रखे थे। शब्द कौन से? अनिवास, चित्त विकृति, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण। अनिवास, अनिवास, अपराध, ये शब्दावली है ना, ये पिछली बार आई हुई है। निवास के बाद में आप थोड़ा सा इसको सही करना, कर्मानुसार लिखेंगे हम लोग, हो सकता है कर्म भी आ सकता है। चित्त विकृति, चित्त विकृति, यहां से पिछली बार प्रश्न आया था। अनिवास, चित्त विकृति, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण। अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण, ध्यान रखना। अनिवास, चित्त विकृति, अब अपराध, और यहां पर क्या है? या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर उनको अपात्र किया जा सकता है। अब ध्यान रखना वयस्क मताधिकार की आयु की बात करें तो प्रारंभ में 21 वर्ष थी। हम लोगों ने थोड़े समय पहले पढ़ लिया 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, और अमेंडमेंट हुआ था 1989 में। इसके तहत 21 से घटा करके कितनी कर दी? 18 कर दी। और एक चीज मैं और बता देता हूं आप लोगों को कि संविधान सभा में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वाला प्रस्ताव पर बिना कोई ज्यादा विलंब किए इस प्रस्ताव को पास कर दिया था। यह बात भी कहां पर लिखी हुई है? भारतीय संविधान की कक्षा 11 एनसीईआरटी में ये बात लिखी हुई है। फिर आर्टिकल और आर्टिकल 327 की बात करते हैं। 327 में क्या लिखा हुआ? तो विधान मंडलों के लिए, 327 भी आया था अभी हम लोगों ने पढ़ा ग्रुप ए के पेपर में। विधान मंडलों के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति, संसद की शक्ति, विधान मंडलों से संबंधित बात हो रही। और ध्यान रखना ये परिसीमन से भी कोरिलेटेड है। वर्तमान समय में आप लोगों को पता होगा 1971 की जनसंख्या के आधार पर परिसीमन हो रखा, परिसीमन की बात हो रखी है। तो निर्वाचक नामावली व निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन से संबंधित बात भी कहां पर लिखी हुई है? 327 में लिखी। इस वजह से भी ये प्रश्न इंपोर्टेंट बन गया था। उसके बाद हम लोग बात करें अनुच्छेद 328 और अनुच्छेद 328 में क्या लिखा हुआ? किसी राज्य के विधानमंडल के निर्वाचनों के लिए संबंध में उपबंध करने की विधानमंडल की शक्ति। देखो 327 में तो ये शक्ति किसकी? संसद की। और 328 में विधानमंडल की शक्ति। और उसके साथ साथ में यह भी लिखा हुआ है कि अगर विधानमंडल ने कोई उपबंध, कोई कानून, कोई नियम बनाया, वो अगर संसद ने जो विधि बनाई, नियम बनाया, कानून बनाया, उससे अगर टकराव हो रहा है, उस मामले में अंतिम विधि कौन सी मानी होगी? संसद वाली। उसके बाद में आर्टिकल 329 की बात करें। 329 आपके एग्जाम आया कि न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा निर्वाचन संबंधी मामलों में, न्यायालय का
हस्तक्षेप, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन, न्यायालय की बात हो रखी। अब देखो उसके बाद में आर्टिकल 329 के 329 के या 329 एक में क्या लिखा, पीएम व अध्यक्ष के मामले में संसद संबंधी विशेष प्रावधान थे, लेकिन 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 को हुआ था, इसकी धारा 36 के तहत इसे निरसित कर दिया। 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ, 1978, इसकी धारा 36, इस धारा के तहत इस अनुच्छेद में जो बात लिखी हुई थी, और वो बात क्या लिखी हुई थी कि पीएम व अध्यक्ष के मामले में संसद संबंधी विशेष प्रावधान, उसको क्या कर दिया, निरसित कर दिया। और कब किया, तो 20 जून 1979 को निरसित किया था। ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, कुछ चीजें मैं आप लोगों को और बता देता हूं एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा चीजें ये है, आप लोगों को याद रखना है कि पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे, यहां अपन लिख लेते हैं ना, पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो ध्यान रखना सुकुमार सेन थे आपके पहले निर्वाचन, यहां पे लिख लेते हैं, आगे है ना, कोई नहीं। पहले चीफ इलेक्शन कमीशन कौन थे, तो थे आपके सुकुमार सेन थे। वर्तमान की बात भी कर लेते, वर्तमान में है आपके चीफ इलेक्शन कमीशन आपके ज्ञानेश कुमार जी। कौन है, ज्ञानेश कुमार जी। बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जब इलेक्शन कमीशन इंडिया को बहुसदस्यीय किया था, और किया था 16 अक्टूबर 1989 को, उस समय कौन थे, मैंने आप लोगों को थोड़े समय पहले बताया कि उस समय कौन थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर उस समय कौन थे। मैं तो आपको बता दूंगा उस समय कौन थे, लेकिन आपको बताना है, ठीक है। एकमात्र महिला चीफ इलेक्शन कमीशन, और वो भी ध्यान रखना कार्यवाहक थी, फुल पैलेस नहीं थी, कार्यवाहक। और कौन बनी, तो ध्यान रखना रमा देवी जी। कौन बने थे, रमा देवी जी बने थे। अब एक बात नोट लगा के लिखनी है कि एक ऐसे चीफ इलेक्शन कमीशन थे जो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था, और उनका नाम था आपके टी.एन. शेषन साहब। कौन थे, टी.एन. शेषन साहब, जिन्होंने राष्ट्रपति का क्या लड़ा, का चुनाव भी लड़ा था। आप लोग कमेंट करके बताओ, बहुसदस्यीय किया गया जब 16 अक्टूबर 1989 को, उस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो ध्यान रखना आर.वी.एस. पेरी शास्त्री। कौन थे, आर.वी.एस. पेरी शास्त्री जी थे। अब देखो इन चीजों को तो आप लोगों को याद रखनी है, साथ साथ में प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को चीफ इलेक्शन कमीशन और इनका कर्म भी याद रखना है। एक बार आप लोग कर्म भी देख लेना, एक बार क्या देख लेना, कर्म भी देख लेना। यहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है, कर्मानुसार जमाओ वाला। तो मैंने कोशिश की आप लोगों के लिए कि कुछ करूं मैं, तो ये हम लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर कर लिया। और एक बार है जो आप इसको कर लेना, आप लोग मैसेज कर देना टेलीग्राम पे, अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको वहां पर इसकी है जो पीडीएफ भी मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखो, अगले प्रश्न की बात करें ना, बहुत अच्छा प्रश्न, और ये मैं कह सकता हूं कि मॉडरेट, ज्यादा कोई टफ वाला प्रश्न है नहीं। भारत में संघीय मंत्रिपरिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए में, कोई व्यक्ति जो संसद के दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य न हो तो उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल, मान लीजिए कि आप लोकसभा के भी सदस्य नहीं है और राज्यसभा के भी सदस्य नहीं है,
और आप लोगों के पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी से अच्छी बनती है तो आपको एक बार के लिए क्या बना सकते हैं, मंत्री बना सकते हैं, ध्यान रखना। और लोकसभा के लिए सदस्य निर्वाचित होने के लिए 25 साल की उम्र चाहिए, और 25 साल की उम्र तो ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करें उनकी हो चुकी है, तो एक बार के लिए आपको केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्री बना सकते हैं अगर आपने कहीं से चुनाव नहीं लड़ा है तो भी। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ, परंतु यदि वह मंत्री नियुक्त होने के बाद नियुक्ति की तारीख से निरंतर 6 मास की अवधि के भीतर दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य न बन सके तो वह मंत्री नहीं रहेगा। बिल्कुल एकदम सही बात है। आप लोगों को प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करके बताना है कि राजस्थान विधानसभा जो वर्तमान में चल रही है, इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने एक मंत्री पद दिया था, उन महानुभावों का नाम बताना है। हालांकि वो बाद में चुनाव हार गए थे। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर देना है। दूसरा कथन कह रहा है कि तथापि संसद सदस्य के रूप में चुने जाने के पश्चात उसे फिर से मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। मंत्री, बिल्कुल सही बात है, मंत्री को दोनों सदनों में उपस्थित रहने और उनकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, परंतु वह सदन में मत नहीं दे सकता है जिसका वह सदस्य नहीं है। बिल्कुल ये बात भी सही है। इस प्रश्न की बात करें या ऑप्शन ए की बात कर दिया, अनुच्छेद 75 से उठाया, और जबकि बात करें कथन बी की, ये आपके अनुच्छेद और अनुच्छेद की बात करें तो 88 से उठाया। कहां से उठाया, 88 से उठाया। आपके दोनों ही कथन है जो सही है, एक और दो कथन दोनों ही सही है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। अब देखिए आप लोगों की सहूलियत के लिए हम देखिए ये बेर एक्ट सीधा समय आप लोगों के सामने लेकर आ गया, टाइम कम लगेगा। मंत्रियों के बारे में उपबंध 75(1) में लिखा होगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। 75(1) में क्या लिखा हुआ है, पीएम और पीएम की नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति करेगा आपके राष्ट्रपति। कौन करेगा, राष्ट्रपति। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेगा। लेकिन किसकी सलाह से करेगा, प्रधानमंत्री यानी पीएम की सलाह से करेगा। ये कहां पर लिखा हुआ है, 75(1) में लिखा हुआ। अब देखो 75(1) के ये आपके 75 आर्टिकल 75 का क्लोज 1 का सब क्लोज 1(1) में क्या लिखा हुआ, मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी। 75(1) के में क्या लिखा हुआ कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या है जो 15% से अधिक नहीं होगी। और यह किस संविधान संशोधन के तहत किया गया, तो ध्यान रखना 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2003 के तहत। 91वें संविधान संशोधन 2003 को आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना, प्रश्न आ सकता है। सब क्लोज 1 के ख में लिखा, किसी राजनीतिक दल का संसद के किसी सदन का कोई सदस्य जो 10वीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन उस सदस्य का सदस्य होने के लिए निहित है, जिसने अपनी निहिरता की तारीख से प्रारंभ होने वाली तारीख और उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी, या जहां वह ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व संसद के किसी सदन के लिए निर्वाचन लड़ता है तो उस तारीख तक जिसको वह निर्वाचित सदस्य घोषित किया जाता है। इनमें से जो भी पूर्वोत्तर की अवधि के दौरान खंड 1 के अधीन मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अर्हित होगा। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को अनुच्छेद 102 और 103 संसद सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित है। एक में तो यह लिखा हुआ है कि लोकसभा अध्यक्ष दल बदल के आधार की स्थिति के दौरान सदस्य की सदस्यता निर्धारित कर सकता है, यानी अयोग्य घोषित कर सकता है। और एक जगह लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति है जो सदस्य की योग्यता निर्धारित करेगा यानी अयोग्य घोषित करेगा। एक बार आप साथ साथ इनको भी देख लेना अच्छे से ना। फिर देखो 75(2) आर्टिकल 75 का क्लोज 2 में क्या लिखा हुआ है, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। अब देखिए मंत्रियों की बात करें ना, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। 75(2) में लिखा हुआ है प्रसाद पर्यंत। क्या है, प्रसाद पर्यंत। तो देखिए मंत्री जी राष्ट्रपति महोदय को कहते हैं प्रसाद दो। क्या कहते हैं, प्रसाद दो। 2 से क्या हो जाएगा 75(2), आप लोगों को याद रखना है। और राष्ट्रपति जी प्रसाद देंगे तो मंत्री पद पे बने रहेंगे। ऐसा कहां पर लिखा हुआ,
ये आपके 75 का क्लोज 2 में। फिर देखो 75 के क्लोज 3, 75 के क्लोज 3 की बात करें ना, मंत्री लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। यानी मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। कहां पर है? 75(3) में लिखा हुआ। यानी कि संसदीय शासन व्यवस्था की यही तो खूबसूरती है, सभी मंत्री एक साथ तैरते हैं और एक साथ ही डूबते हैं। 75 और 75(4) की बात करें, किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप की पद की शपथ दिलाते हैं। और 75(4) में जो राष्ट्रपति महोदय शपथ दिलाते हैं ना, यह शपथ प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, पद व गोपनीयता, दो प्रकार की शपथ लेते हैं, पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। पद तो यानी मंत्री पद, और गोपनीयता की बात करें तो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में उनकी मीटिंगों में जो भी निर्णय लिए जाते हैं ना, उनको पहले क्या गुप्त रखा जाता है। आप लोग भली बात जानते हैं, जब मंत्रिपरिषद या फिर मंत्रिमंडल की बैठक होती है, मान लीजिए कोई निर्णय लिया जाता है और उसमें कोई मंत्री है जो सहमत नहीं है, यानी वो निर्णय उसको पसंद नहीं आ रहा, तो उस बैठक में कुछ भी अंदर चाहे बातचीत करे या फिर उसका कैसा भी व्यवहार हो वो अलग बात है, लेकिन बाहर आने के बाद वो ये कहेगा कि शानदार वाला निर्णय लिया है अपने पीएम साहब ने, ये ऐसी बात कहेगा। पद व गोपनीयता की। अब प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, मंत्री ये जो शपथ भारतीय संविधान के आर्टिकल 75 का क्लोज 4 के अनुसार लेते हैं, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, भारतीय संविधान और भारतीय संविधान की अनुसूची, और अनुसूची की बात करें ना, अनुसूची 3, अनुसूची 3 में जो उल्लेख है उसके अनुसार शपथ ली जाएगी मंत्रियों के द्वारा, इस चीज का ध्यान रखना। जबकि हम लोग बात करें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख कहां पर है? तो अनुच्छेद, और अनुच्छेद कहां पर है? 60 में। उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ की बात करें, उल्लेख कहां पर है? तो अनुच्छेद 69 में। और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख कहां पर है? तो ध्यान रखना अनुच्छेद 159 में। ये 3 आर्टिकल्स को अच्छे से याद रखना। राष्ट्रपति महोदय शपथ किसकी लेते हैं? संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं। जबकि मंत्री शब्द है जो 2 प्रकार की पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, आप लोग अच्छे से याद रखना। देखो इधर हम लोगों ने पढ़ा, ये रहा आपके या पद, ये मैंने आपको बता दिया पद, और ये गोपनीयता, और आगे ये आपके लिखी हुई है गोपनीयता। अब देखो भारतीय संविधान और भारतीय संविधान का आर्टिकल 75 का क्लोज 5 क्या कहता है? कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर वह मंत्री नहीं होगा। जो ये प्रश्न आया था ये आप लोगों के सामने है। कहां से आया? ये आपके, वो कहां गया, ये रहा आपके, ये आप 75 और 75 यहां पे लगा लीजिए 5। कल मैंने एक वीडियो में कहा था कि आपको बैर एक्ट पढ़ना पड़ेगा। एक भाई को गुस्सा आ गया कि बैर एक्ट थोड़ी पढ़ा जा सकता है। अगर आपको सफल होना है तो बैर एक्ट आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। भारतीय संविधान ये आपके 75 में, ये आपके अवधि, और 6 मास की अवधि के बाद में संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उस अवधि पर की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। और हम लोग बात करें 75 के क्लोज 6 की, तो मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो संसद किसी विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करे, और जब तक संसद इस प्रकार अवधारित नहीं करती है तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। देखो दूसरी अनुसूची की बात करें तो वेतन की बात होती है, जबकि तीसरी में शपथ की। ध्यान रखना 6 और 75 के क्लोज 6 में क्या है? वेतन और भत्ते, वेतन भत्ते ऐसे याद रख लो। 6 से याद रख लेना छौका, तो सांसद वगैरह क्या चाहते हैं? इनके वेतन भत्ते छौके होने चाहिए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले अपने पद पर नहीं बना रह सकता? देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यह प्रश्न है ना बहुत अच्छा प्रश्न, और एक बार तो ये प्रश्न मेरे भी गलत हो गया। एक बार की बात करें तो कल जब मैंने देखा था ना, इसमें मैं भी थोड़ा सा क्या हो गया, डापचूक हो गया, हो जाते हैं मानवीय एरर के द्वारा। बहुत अच्छा प्रश्न है ना, इसके ऊपर 7 स्टार लगाइए। प्रश्न में एग्जामिनर इसमें थोड़ी सी सिली मिस्टेक करवाई थी।
निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले अपने पद पर नहीं बना रह सकता है? ऑप्शन ए में यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाता, यह बिल्कुल सही बात है। लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाता है तो लोकसभा का अध्यक्ष कैसे रहेगा? सीधी सी बात है। यहां पर गच्चा खिलाया एग्जामिनर ने। यदि लोकसभा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों के बहुमत से अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव पारित करती है। यहां पर मैं भी एक बार गच्चा खा गया था और बड़े बड़े लोग, विद्वान साथी जो भी गच्चे खा गए थे ना, अगर वो कहते नहीं है तो अलग बात है। यहां पर उपस्थित और मतदान उस समय दिखता नहीं है, एग्जाम देते हैं तब। यहां पर यह बात गलत है। यदि लोकसभा सदन में तत्कालीन उपस्थित, यहां पर उपस्थित और मतदान नहीं, तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत से होता तो यह आपके सही हो जाता। बाकी ये आपके कथन क्या है? गलत है। अगला कथन तीसरा पढ़ते हैं। ये पहला कथन तो सही है। यदि सत्तारूढ़ दल सदन में अपना बहुमत खो देता है, अब देखिए, यदि सत्तारूढ़ दल सदन में अपना बहुमत खो देता है, बात करें कि वर्तमान में केंद्र में किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है। किसकी सरकार है? एनडीए की। आपको लग रहा है कि बीजेपी की सरकार है, लेकिन ध्यान रखना किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि इस नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और इसके गठन की बात करें तो 2004 में इसका गठन हुआ था और इसका नेतृत्व है जो भारतीय जनता पार्टी करती है। ये बात सही है। मान लीजिए कि एनडीए अपना बहुमत खो देता है, तो आपको क्या लग रहा है? एनडीए बहुमत खोएगा। उस केस में मान लीजिए एनडीए के पास में बहुमत नहीं हो, उस केस में मोदी जी प्रधानमंत्री पद से हट सकते हैं, लेकिन ओम बिरला जी हाथों हाथ नहीं हटेंगे। ध्यान रखना, वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी हाथों हाथ नहीं हटेंगे। हालांकि हम तो चाहते हैं कि मोदी जी बहुत लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहे, क्योंकि मोदी जी ने जो कार्य किया है ना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी ने भारत की बहुत बड़ी पहचान बनाई है। आप लोग सब समझते हैं ना। और 2047 तक मोदी जी का विजन है कि भारत वापस से सोने की चिड़िया बन जाएगा, वापस भारत है जो विश्व गुरु बन जाएगा। लेकिन उस वापस सोने की चिड़िया बनने में आप लोगों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ओम बिरला जी हाथों हाथ जो है जो लोकसभा अध्यक्ष पद से नहीं हटेंगे। ध्यान रखना, प्रत्येक साधारण निर्वाचन के बाद में जब पहली बैठक होती है ना, उस समय जब प्रोटेम स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, उस समय तक तो जो पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष है वही रहता है। तो ये भी आपकी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यदि राष्ट्रपति अध्यक्ष को बर्खास्त कर देते हैं, ये तो आपका सीधा ही गलत है। राष्ट्रपति महोदय अध्यक्ष को बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। अध्यक्ष को तत्कालीन सदस्यों के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से हटाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति महोदय है जो बर्खास्त नहीं करते हैं। इसका सही उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थियों, केवल और केवल एक। केवल और एक, केवल एक क्या है? वो सही है। सही विकल्प को चुनना है। तो तीनों कथन है जो क्या है? गलत है। और प्यारे विद्यार्थियों, अपकमिंग एग्जाम की बात करूं तो लोकसभा अध्यक्ष का क्रम आ सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष का क्रम आएगा, और मैंने ट्रिक से करवा रखा है। एक बार इसी चैनल पर विजिट कर लेना। ट्रिक से मैंने लोकसभा अध्यक्षों को आप लोगों को याद करवाया है। पुनः कह रहा हूं कि ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि अगले ग्रुप में लोकसभा अध्यक्ष में से क्रम का प्रश्न आएगा। लो जी, एक बार पढ़ लेते हैं ये भी आर्टिकल कि बेयर एक्ट में क्या लिखा हुआ। देखो, अनुच्छेद 94 में क्या लिखा हुआ? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य 94 के क्लोज के में लिखा, यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। ये यहां से प्रश्न आया था, यानी कि अनुच्छेद के अंदर उप अनुच्छेद से प्रश्न आया है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए केवल ऊपर से पढ़ने से तो काम होने वाला नहीं है। बेयर एक्ट को आपको पढ़ना ही होगा। ख में लिखा हुआ, किसी भी समय यदि वह सदस्य अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को संबंधित, और यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को संबंधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग करेगा। यानी लोकसभा का अध्यक्ष और अध्यक्ष अगर पद त्याग करना चाहता है तो किसको इस्तीफा देगा? उपाध्यक्ष को देगा। और उपाध्यक्ष पद त्याग करना चाहता है तो अध्यक्ष को इस्तीफा
देखो ये बात कहां पे लिखी हुई है, 94 की ख में लिखी हुई है। ग में लिखा लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प। ये देखो तत्कालीन, ये तत्कालीन की बात। तो आपके यहां से प्रश्न पुटअप हुआ है अनुच्छेद और अनुच्छेद के अंदर उप अनुच्छेद से। परंतु खंड ग के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना भी दी जाती है लोकसभा अध्यक्ष को। परंतु यह और कि जब कभी लोकसभा का विघटन किया जाता है, यानी कि लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के प्रथम अधिवेशन, लोकसभा चुनाव के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। यानी कि वही बात मैंने आप लोगों को पहले थोड़े समय पहले बताई कि मान लीजिए कि जो सत्तारूढ़ दल है उसने बहुमत खो देता है, उस केस में लोकसभा विघटित हो जाती है, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष वही रहेंगे जब तक कि वापस नवीन लोकसभा का चुनाव होता है और प्रथम अधिवेशन होता है और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। तब तक आप लोग कमेंट करके बताएं कि वर्तमान समय में जो लोकसभा चल रही है उस लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे, फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। ये देखो, हाँ ये तो अगले का है ना, अभी देखेंगे। फिर ये देखो प्रश्न, ये प्रश्न मेरे हिसाब से तो इतना लोड लेने वाला प्रश्न था नहीं, इसलिए प्रश्न नहीं था। एक बार आप प्रश्न को देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी? अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, आर्टिकल और आर्टिकल 361 की बात करें ना, तो 361 में ये 1, ये 2, ये 3 और 4 उप अनुच्छेद दे रखे हैं, लेकिन क और ख तो दे ही नहीं रखे। अगर थोड़ा सा भी आप माइंड लगाते और आपके बैरेक्ट अगर पड़ा हुआ होता तो 2 ऑप्शन तो पहले आप एलिमिनेट कर देते और उसके बाद में थोड़ी सी रिस्क ले लेते तो ये प्रश्न सही हो जाता। और दांडिक कार्रवाई की बात कहां पे हो रखी है? अनुच्छेद 361 के क्लोज 2 में हो रखी है। लो जी हम लोग देखते हैं, ये देखिए, ये अनुच्छेद 361 की बात हो रही है। 361 में राष्ट्रपति और राज्यपालों और राष्ट्र प्रमुखों के संरक्षण यानी प्रोटेक्शन की बात है। राष्ट्रपति अथवा राज्य का राज्यपाल या राष्ट्र प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए या उन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने द्वारा किए गए या किए जाने के लिए किसी कार्य के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। ये बात कहां पर लिखी हुई है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 में लिखी हुई है। अब देखो, परंतु अनुच्छेद 61, अब अनुच्छेद 61, अब देखो 361 को पढ़ रहा लेकिन साथ में परंतु में 61, और 61 में क्या लिखा हुआ? अनुच्छेद 61 में क्या लिखा हुआ? तो महाअभियोग की प्रक्रिया, महाअभियोग की प्रक्रिया। जबकि अनुच्छेद 56 की बात करें ना, तो राष्ट्रपति को महाअभियोग के द्वारा हटाया जाएगा, ये बात लिखी हुई है। और बात करें कि हटाने का आधार क्या है, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रपति को हटाने का आधार, राष्ट्रपति को महाभियोग के आधार पर हटाया जाता है। और हटाने का आधार क्या है? संविधान का अतिक्रमण, संविधान का अतिक्रमण। हम लोग कह सकते हैं कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर राष्ट्रपति महोदय को महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। जबकि न्यायाधीशों की बात करें कि न्यायाधीशों को हटाने के आधार क्या है, तो ध्यान रखना 2 आधार है। कितने आधार है? 2 आधार है। एक तो है आपके असमर्थता की बात कर इनकैपेसिटी, और एक है आपके सिद्ध कदाचार, ये बात भी आप लोग याद रख लेना। अब देखो, परंतु अनुच्छेद 361 के दिन आरोपों के अन्वेषण जांच के लिए संसद के किसी सदन द्वारा नियुक्त या अभिहित किसी न्यायालय, अधिकरण या निकाय द्वारा राष्ट्रपति के आचरण का पुनर्विलोकन किया जा सकेगा। परंतु यह और कि इस खंड की किसी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि वह भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के विरुद्ध समुचित कार्रवाई चलाने के लिए व्यक्ति के अधिकार को निर्बंधित करती है। अब देखो, ये आपके वो है ना, ये आपके प्रश्न कहां से आया? ये आपके 361 का 2, यहां से प्रश्न आया। राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान, राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दांडिक संस्थित नहीं की जाएगी। अब देखो, हो सकता है कि अगली बार एग्जाम में 361 को पूछ ले, तो राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय में
आदेशिका नहीं निकल जाएगी। गिरफ्तारी या कारावास की बात कहां पे हो रही है? अनुच्छेद 361 के क्लोज 3 में हो रही है। 361 का क्लोज 4 की बात करें, राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में अपना पद ग्रहण करने से पहले या उसके पश्चात किसी उसके द्वारा किसी व्यक्तिगत हैसियत से किए जाने के लिए तात्पर्य किसी कार्य के संबंध में कोई सिविल कार्यवाही। देखो सिविल कार्यवाही की बात कहां पर हो रही है? अनुच्छेद 361 और 361 के क्लोज 4 में हो रही है। दांडी की बात 361 के क्लोज 2, सिविल की बात 361 के क्लोज 4। सिविल कार्य जिसमें राष्ट्रपति या ऐसे राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अनुतोष का दावा किया जाता है, उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में तब तक संस्थित नहीं की जाएगी जब तक की कार्यवाही की प्रकृति उसके लिए वाद हेतु, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर ध्यान रखना 361(4) में लिखा हुआ है कि सिविल कार्यवाही के लिए उसके कार्यालय में छोड़े जाने के पश्चात 2 मास का समय समाप्त नहीं हो गया हो। 2 मास का समय, ध्यान रखना, 60 दिन की अवधि की बात हो रखी। कहां पर? 361(4) में। आगे देखो, अब प्यारे विद्यार्थियों, एक तो आपके राष्ट्रपति में से मुझे लग रहा है कि आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 एक बार आप लोग देखे जाना। फिर राष्ट्रपति की पदावधि, अनुच्छेद 356, राष्ट्रपति के अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। 56 का क्लोज क्या में लिखा? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर लेख द्वारा पद त्याग कर सकेगा। और मैंने आप लोगों को बता दिया 56(ख) में संविधान का अतिक्रमण करने पर यानी वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसे महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। और ग में लिखा राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। उसके बाद में देखो 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी राष्ट्रपति कितनी भी बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है या नहीं हो सकता। इस संबंध में भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान मौन है। कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उसे पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। और बात करें कि कौन से राष्ट्रपति जो 2 बार बन चुके हैं, तो एकमात्र राष्ट्रपति है, प्रथम राष्ट्रपति जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब देखो अनुच्छेद 58 और अनुच्छेद 59, यहां से आपके प्रश्न आएगा। इनको आप लोग अच्छे से देख के जाना, 7 सटा लगा लो इस पर। अनुच्छेद 58 की बात करें, अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए अहर्ताएं यानी कि योग्यताएं। और अनुच्छेद 59 की बात करें ना, तो इनके लिए क्या है? शर्तें। तो 58 में तो क्या है? अहर्ताएं। और 59 की बात करें, इसके लिए शर्तें यानी कंडीशंस। अब देखो, अर्था यानी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब, देखिए 58 का क्लोज 1 में 3 बातें लिखी हुई है, क, ख और ग में। एक तो वह भारत का नागरिक है। अब ध्यान रखना, जन्म से भारत का नागरिक होने वाली बात यहां पर नहीं लिखी हुई है। आपको एग्जाम में थोड़ा सा गच्चा खिलाएगा, थोड़ी सी सिली मिस्टेक करवाएगा, क्योंकि उसका काम है गलतियां करवाना, आपको एग्जाम से बाहर करना, सफलता से बाहर करना। तो ध्यान रखना, भारत का नागरिक है, जन्म से भारत का नागरिक होना जरूरी नहीं है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचन होने के लिए अरित है। और लोकसभा के सदस्य की बात करें तो न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 साल। अब 58 के क्लोज 2 में कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरोवरों में किसी नियंत्रण यानी कि लाभ का पद धारण करेगा तो राष्ट्रपति नहीं बन सकता। 2 बातें लिखी हुई है। अब देखो अनुच्छेद 59 में शर्तें लिखी हुई है, और शर्तें की बात करें तो 3 शर्तें हैं। एक में क्या है? राष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, यानी कि है जो कोई सदन का सदस्य नहीं होना, राष्ट्रपति होगा, न तो लोकसभा, न राज्यसभा, न विधानसभा, न विधान परिषद, यानी कहीं का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर सदस्य है तो अपने पद ग्रहण की तारीख से वो रिक्त मान लिया जाएगा। 59 के क्लोज 2 में राष्ट्रपति कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। सब क्लोज 3 में लिखा राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों का उपयोग कर सकेगा और हकदार होगा ऐसी उपलब्धियां, वेतन और भत्तों की बात हो रही है। अनुच्छेद 58 और 58 की 59(4) में राष्ट्रपति की उपलब्धियां और वेतन भत्ते उनकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। तो आप लोगों को पुनः कह रहा 58 और 59 है जो एक बार देख के जाना अच्छे से। फिर 61 देखिए, एक अपने प्रश्न रह गया शायद, है ना, एक बार अपन देख लेते हैं प्रश्न को।
हाँ, इस प्रश्न का उत्तर अपन देख लेते हैं। अब देखो, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय प्रत्येक निर्णय खुले में सुनाएगा, अन्यथा नहीं? ये भी हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम पहले महाभियोग वाला पढ़ लेते हैं, सीधे सीधे फैक्चुअल प्रश्न। अब देखो, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, और इसमें क्लोज 1 में क्या लिखा हुआ, जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो संसद का कोई सदन आरोप लगाएगा। और आपके क्लोज 2, ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि, देखिए 61 के क्लोज 2 में एक तो क है और एक ख है, यहां से प्रश्न आने की संभावना। ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया है, जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम, यानी कि संकल्प को प्रस्ताव लाने के लिए 1/4 यानी 1/4 सदस्यों के साइन होने चाहिए। फिर फैमिली को सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत, 2/3, यानी संकल्प लाने के लिए 1/4 सदस्य होने चाहिए, और संकल्प या फिर प्रस्ताव को पारित करने के लिए 2/3 सदस्य होने चाहिए। ये 61 में लिखा हुआ। ये बात हो गई। अब देखो, एक आर्टिकल 72 देख लेना, समा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति कहां पर है? आर्टिकल 72 में है। इसके क्लोज 1 में राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका पर विलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार करने की शक्ति। और ये प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने जो टेस्ट सीरीज चलाई में उसमें पूरा व्याख्यात्मक हल दे रखा है, एक बार आप लोग देख लेना इसको अच्छे से। ये आपके 72 हो गया, वही बात है। उसके बाद देखो 77 की बात करें तो भारत सरकार के कार्य का संचालन, और इसमें प्यारे विद्यार्थियों 1, 2 और 3 जो सब क्लोज दे रखे ना, क्लोज दे रखे उनको अच्छे से देखे जाना। 77 का क्लोज 1 क्या कह रहा है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से हुई कही जाएगी। यानी कि अगर भारत सरकार विदेशों के साथ में कोई संधि करती है, समझौता करती है या फिर कोई समझौता तोड़ती है तो किसके नाम से होगा? राष्ट्रपति के नाम से होगा। एक्चुअल में वो हालांकि मंत्रिमंडल या फिर बात करें प्रधानमंत्री की सलाह मशवरे के अनुसार ही होते हैं संधि समझौते, लेकिन किसके नाम से होंगे? तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति के नाम से होंगे। राष्ट्रपति के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखितों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में। यह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना इसको एक बार। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्ण किए जाने के लिए मंत्री और कार्य आवंटन के नियम कौन बनाएगा? तो ध्यान रखना, कार्य आवंटन के नियम कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएगा। किस अनुच्छेद के बनाएगा? तो 77 और 77 का क्लोज 3 के तहत बनाएगा कार्य आवंटन के नियम। अब देखो, राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, अनुच्छेद 78 की बात कर तो पीएम की ड्यूटी है। पीएम की ड्यूटी क्या है? देखिए, इसमें आप क, ख और ग मिलान वाला प्रश्न आ सकता है, इसको भी आप लोग एक बार देख के जाना, देख लेते हैं एक बार लो। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि प्रधानमंत्री की ड्यूटी होगी कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषय प्रस्तावना संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे राष्ट्रपति महोदय को। यह बात कहां पे लिखी हुई है? 78 का क्लोज क में लिखी हुई है। संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषय प्रस्तावना संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे, देखो पहले में तो लिखा हुआ, क में तो लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को संशोधित करे, यानी राष्ट्रपति को दे, और ख में क्या लिखा? जब राष्ट्रपति ऐसी कोई सूचना मांगे उस समय दे, मांगने पर। यह ध्यान रखना ना, आपके वर्ड के रूप में किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। यह आपके 78 ग में लिखा हुआ। अब देखो, पिछले प्रश्न की बात करें, पिछला प्रश्न कहां से आया? पिछला प्रश्न आया आपके, ये कहां गया? वो प्रश्न लिया नहीं गया है? उस प्रश्न को नहीं लिया? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय प्रत्येक निर्णय खुले न्यायालय में सुनाएगा?
फैक्चुअल पर्सन है आपके ऑप्शन सी, यानी 145 4 है जो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात करें ना, भाग 5, कहां पर, भाग 5 आर्टिकल आर्टिकल की बात करें तो 124 से लेकर के 147, और हम लोगों ने इसी चैनल के ऊपर निःशुल्क ज्ञान गंगा के तहत पूरे के पूरे अनुच्छेद आपको विथ ट्रिक याद करवाई। एक बार आप देख लेना, यहां से आपके प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावना है अगले ग्रुप में। ये देखो 124, देखो अध्याय 4 भाग 5 का अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका, 124 की बात करें अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की बात कहां पे होती है, अनुच्छेद 124 में। अब देखो 124 का क्लोज एक क्या कह रहा, यहां से आप है ना सेव निष्ठा लगा लेना, यहां से प्रश्न आएगा। पिछली बार 145 के क्लोज पूछ लिए, यानी कि 145 के पूछ लिए, तो अगले एग्जाम में आपके प्यारे विद्यार्थियों 124 के क्लोज पूछने की पूरी संभावना बनती है। 124 का क्लोज एक लिखा हुआ कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और जब तक की संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती तब तक 7 से अधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा, यानी कि 1+7, एक तो मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 है जो अन्य न्यायाधीश होंगे। वर्तमान समय में हम लोग बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, B.R. गवई साहब, न्यायमूर्ति B.R. गवई साहब कौन है, वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। जबकि बात करें प्रथम की बात करें तो हीरालाल जे कानिया साहब आपके प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। क्लोज 2 124 का क्लोज 2 में क्या लिखा, उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उस न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित, देखो हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र यानी कि वारंट जारी करेंगे, उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेंगे, 65 वर्ष की आयु। अब देखो बात करें हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की आयु, तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, 11वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1961 और 1961 के तहत 60 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई थी, 62 कर दी गई। ये भी आप ध्यान रखना। 65 वर्ष की आयु का उल्लेख कहां पर है, 124 के क्लोज 2 में। परंतु मुख्य न्यायमूर्ति से बिन किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के सदैव परामर्श किया जाएगा, परंतु यह स्थिति और कि कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबंधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग दे सकता है। अब देखो क्लोज 124 का क्लोज 2 का क्या कह रहा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा, यानी संसद विधि द्वारा इसकी आयु में कमी बेसी कर सकती है, यानी रिटायरमेंट की आयु। फिर देखो क्लोज 3 क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अहिरित होगा जब वह भारत का नागरिक है। और फिर उसके बाद देखो ये आपके 124 का क्लोज 3 और उसके बाद में क्या खे गए 3 बातें लिखी हुई, किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिक वक्त रहो, यह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता है। अगर आप लोग भी राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता है तो आप लोगों को भी न्यायाधीश बनाया जा सकता है। ये 3 बातें आप कह गए 124 के क्लोज 3 में लिखी हुई है, वो एक बार अच्छे से याद रखना। और 124 के क्लोज 4 में जो बात लिखी हुई है ना, इनको हटाने की प्रक्रिया ये आपके साबित कदाचार और असमर्थता, यानी 2 आधार है जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिए, जबकि राष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान का अतिक्रमण आधार है, ध्यान रखना आप। आगे देखो 124 के क्लोज 5, 124 का क्लोज 5 संसद खंड 4 के अधीन किसी समावेदन के रखे जाने की तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण और साबित करने की प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन कर सकती है, यानी संसद है जो नियमों में फेरबदल कर सकती है। आगे देखो क्लोज 6, 124 और 124 का क्लोज 6 में क्या लिखा, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा। शपथ के प्रारूप का उल्लेख कहां पर है, तीसरी अनुसूची में। जबकि हम लोग बात करें राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख 7, जबकि बात करें उपराष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख 69, जबकि बात करें राज्यपाल के शपथ का उल्लेख 159 में। कहां पर है, 159 में, 159 में। बाकी वालों की शपथ
का उल्लेख अनुसूची 3 के अनुसार शपथ लेंगे और प्रतिज्ञान करेंगे और उस पर अपना हस्ताक्षर करेंगे। और 124 और 124 के 7 की बात करें, कोई व्यक्ति जिसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं करेगा। अब प्यारे विद्यार्थियों, दो चीजें आप लोगों को ध्यान रखना, एक तो 1973 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वरिष्ठता का उल्लंघन हुआ था, और एक आपके 1977 में जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वरिष्ठता का उल्लंघन हुआ था। इनको देख के जाना, एनसीईआरटी कक्षा 11 में लिखा हुआ। साथ ही साथ एक बार मैं पुनः कह रहा हूं आप लोगों को, एक तो राष्ट्रपति, उसके बाद में आप लोगों को है जो प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग और उसके बाद में आप है जो ये आपके सुप्रीम कोर्ट। ये इनके राष्ट्रपति का क्रम, प्रधानमंत्री का क्रम, लोकसभा अध्यक्ष का क्रम, निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयोग का क्रम और सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन सभी का क्रम है जो आप एक बार अच्छे से देख लेना। यहां से प्रश्न बनने की क्या है, पूरी की पूरी संभावना है। उसके बाद में एक आप अगले एग्जाम में, एक तो आप नीति आयोग और एक आपके मानवाधिकार आयोग, इसको अच्छे से देख के जाना। यहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने जो निःशुल्क ज्ञान गंगा बाहर रखी थी, हम लोगों की थीम थी कि कम कंटेंट में हम लोग आप लोगों को अधिक से अधिक प्राप्तांक किस प्रकार से प्राप्त कर सके, ऐसा कंटेंट दे। और 3% है जो सीधे हमारे पीवाईक्यू और पीवाईक्यू की व्याख्या, और जिस प्रकार से हम लोगों ने 4 मैराथन क्लास लाए थे उनमें से प्रश्न आए थे। आशा और अपेक्षा करता हूं कि ये सेशन और ये सेशन भी आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। एक बार आप है जो इसको अच्छे से देख लेना। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसकी पीडीएफ के लिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को हमारा टेलीग्राम चैनल विकास चौधरी आर्य से ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर टेलीग्राम आप लोगों को नहीं मिले और आप लोग इनकी पीडीएफ चाहते हैं, इस नंबर पर मैसेज कर देना। हालांकि मैसेज करेंगे नंबर पर तो आपको थोड़ा समय लग सकता है आप लोगों तक पीडीएफ पहुंचने में। अगर आप लोग इस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको हाथों हाथ जो पीडीएफ मिल जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा और अपेक्षा करता हूं कि आपका सुनहरा संघर्ष है जो जल्दी सुनहरी सफलता में तब्दील होगा। जय हिंद, जय भारत साथियों, जय संविधान।